हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोगों का अकेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। और अभी जेईई एडवांस जैसा आपको पता है कि एग्जाम आने वाला है, तो मैं आपके लिए कुछ PYQs लेकर आया हूँ यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो जेईई एडवांस के लिए स्पेशली है ये क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के आज का जो अपना सेशन होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जेईई एडवांस का आपका एग्जाम होने वाला है। आप लोग जो भी प्रिपरेशन जेईई एडवांस की जल्दी जल्दी करते रहिए। लास्ट का टाइम आ चुका है, तो प्लीज़ अब बहुत ज़्यादा आप लोगों को नए नए टॉपिक्स नहीं उठाने हैं। जो आपको आता है उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए और माइंड को फ्रेश रखिए, क्योंकि उस टाइम पे अपने को माइंड फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हमारा बहुत लेंदी होने वाला है और बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। क्वेश्चन ने क्या बोला है, थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस आर carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V naught। So basically यहाँ पे क्या बोला गया कि सरफेस पे जो पोटेंशियल था, अब मैं क्या करता हूँ, मैं साथ ही साथ लिखना भी शुरू कर देता हूँ। देखो तो आपको यहाँ पे स्पेस बहुत कम दिखाई देगी, तो एक मिनट मैं पहले कलर चूज कर लूँ। ठीक है, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, V नोट। ए होल विद स्मॉल एरिया अल्फा 4 pi r square is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which one of the following statement is correct? So basically statement का क्वेश्चन है, एडवांस 2019 का ये सवाल है। ओके, सो 2019 का क्वेश्चन है, फटाफट से हम देखते हैं इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले हम लोग शेल बनाते हैं। शेल में क्या बोला गया है, a thin spherical shell insulating shell of radius r carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V naught। So बेटा बेसिकली यहाँ पे V naught पोटेंशियल हम लोगों को दे रखा है। लेट सपोज कि हमने रेडियस r मान लिया है। हालांकि अब नेक्स्ट पेज पे मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे कर ही लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने शेल यहाँ बना लिया है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन देखता रहता हूँ साथ ही साथ। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया था ना वाला, ठीक है। सो हम लोगों के लिए बेसिकली क्या है, यहाँ पोटेंशियल जो है वो V नोट है, रेडियस हम लोग मान के चलते हैं कुछ r है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटर बना लेंगे, C सेंटर, और पोटेंशियल लिखेंगे। अगर पोटेंशियल हमको V नोट गिवन है तो वो हो जाएगी KQ बाय R। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि पोटेंशियल जो आई है वो कितनी है, V नोट बराबर KQ बाई R है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हम लोग निकाल के बैठे हैं। अब बात क्या करनी है हम लोगों को, हमें कहा गया कि भैया, हाँ हमें कहा गया कि यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों ने क्या करा है, होल कर दिया। उस होल का जो एरिया था वो कितना था हमारे पास में, छोटा सा होल था, उसका एरिया जो था हम लोग उसको मान सकते हैं DA। आई मेरी बात समझो, DA की जो वैल्यू थी वो गिवन थी हम लोगों को अल्फा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। सो हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए DA है, अब बात ये है कि भैया अगर ये छोटा सा जो DA है, यहाँ पे छोटा चार्ज भी होगा DQ। ये छोटा सा चार्ज जो होगा ना, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा चार्ज जो होगा DQ, इस चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पता होना चाहिए कि भैया चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इसने कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। इन्होंने क्या बोला गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जो फर्स्ट लाइन में बोला गया है। ठीक है, चार्ज कितना हो जाएगा, Q बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू छोटा सा एरिया DA। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, DA की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, Q बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू अल्फा 4 pi r square। So after solving this, you will get alpha into q. This is the answer for this. This is the answer for this particular dq. Okay students, तो हम dq निकाल लिया, हमें da पता है। अब हमें क्या करना है, फटाफट से हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक एक करके हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट r/2 फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल विल बी 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई 2 अल्फा। सो ये ऑप्शन सही है कि नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। इसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल द सेंटर ऑफ द शेल, शेल पर कितना पोटेंशियल होएगा इस होल को करने के बाद, उससे पहले नहीं, होल को करने के बाद कितना पोटेंशियल शेल पे हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा। और साथ ही साथ एक पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट हम इस जगह पे कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज दिस पॉइंट इज B पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, अब हमें क्या करना है भैया, हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है। सबसे पहले पोटेंशियल एट सेंटर निकालेंगे हम लोग। तो सेंटर में पोटेंशियल कितना आएगा, देखो मेरी बात ध्यान समझना। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना के समझाता हूँ एक चीज। इधर देखना ध्यान से, इधर देखो, इस तरफ आओ। ये एक स्फीयर है, अगर मैं इसको पूरा स्फीयर मान लेता हूँ, ये होल नहीं मानता हूँ,
भैया मेरी बात ध्यान समझना, ये क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाना। ये यहाँ हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अप्लाई कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझना। अगर मैं पूरा स्फीयर, अगर चार्ज स्फीयर मान लेता हूँ, शेल मान लेता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं फिर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज मान लेता हूँ dq, नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों, बात समझना ध्यान से यार। यहाँ पे dq पॉजिटिव चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज ना, बिल्कुल छोटे से चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। छोटा सा चार्ज पॉजिटिव है, छोटा सा चार्ज नेगेटिव है, दोनों मिलाए कितना हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे दोनों की बात करूंगा तो यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं रियलिटी में। इस होल की अगर मैं बात करूंगा जिसकी मोटाई कितनी है d है। ओके बेटा, इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया सवाल है, सुपरपोजिशन का सवाल है, कई जगहों पे काम आएंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट। आई मेरी बात में ध्यान समझना एक एक चीज। तो डी मान लिया मैंने, dq मान लिया, माइनस dq मान लिया। अब समझना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सोल्व करेंगे। पॉइंट इज c and this point was b. Okay students, this point is c, this point was b. इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर मुझे पोटेंशियल c पर निकालना है तो पहले क्या करो, पहले तुम पूरा स्फीयर मान लो। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट स्फीयर, इट इज कैपिटल Q। भाई चार्ज की कितनी वैल्यू है पूरे स्फीयर के ऊपर, कैपिटल Q। इसमें dq भी इंक्लूड है। सर कौन सा वाला, पीला वाला कि अपना वाला ये वायलेट वाला, पीला वाला, येलो वाला? भाई पहले तुमने पूरा स्फीयर मान लिया, हमने नेगेटिव चार्ज माना ही नहीं है अभी, तो हम पूरे वाले पूरे का लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा kq बाय r। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? सिमिलरली उसके बाद अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूंगा c पर माइनस dq की वजह से, सो माइनस dq की वजह से आएगा माइनस dq बाय r। सो कितना पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे kq बाय r माइनस k अल्फा q बाय r। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ से आपको kq बाय r कॉमन ले लेना है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस अल्फा। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद जगह कहाँ बची है, चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। बेटा मैं इसको ले रखूंगा, बाकी सबको मिटा दूंगा, तो आप इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम निकालते हैं पोटेंशियल एट B पॉइंट। तो B पर भी निकाल के देखते हैं, देखिए क्या आता है। जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट। हाँ जी, सो सबसे पहले तो इसको मिटा लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे पोटेंशियल B पर निकालना है। तो बेटा B पर पोटेंशियल निकालने के लिए, B पर पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना है B पॉइंट पर। तो अब मेरे पास में क्या ऑप्शन हो जाएगा कि भैया B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा। आई मेरी बात समझ में? तो B पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो kq बाय r माइनस k अल्फा q बाय, क्योंकि यहाँ पे अब जो अपना माइनस dq, हर बार मैं वही कर रहा हूँ, मैं पूरा स्फीयर लेके चल रहा हूँ। फिर मैं जो छोटा सा पॉइंट था जहाँ पे एक्चुअली होल है, वहाँ पे हमने होल नहीं माना, हमने वहाँ दो चार्ज ले लिए, एक तो प्लस dq, एक माइनस dq। प्लस dq और रिमेनिंग पूरा बना के तो कैपिटल Q बन जाता है, और माइनस dq का हम अलग लिख देंगे। तो कैपिटल Q का तो हो गया कैपिटल Q बाय r, और इधर हो जाएगा कैपिटल Q इंटू अल्फा इंटू K बाय R बाय 2, क्योंकि अब की बार जो दूरी थी वो R बाय 2 थी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो दिस इज द R बाय 2 डिस्टेंस। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, KQ बाय R कॉमन ले लीजिए, एंड यहाँ पे आएगा 1 माइनस, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज 2 अल्फा। ओ सर ये VB है सर, ये VC है सर। इफ वी डिवाइड VC एंड VB, so the ratio of VC and VB will be equals to, I am writing here, VC and VB will be equals to, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 1 माइनस 2 अल्फा। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ द R by 2 from the center towards the hole will be 1 by alpha minus 1 by 2 alpha. Getting my point students? So option number 1 is the correct option. ओके, सो पहला हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया था, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा इनटू V नोट। देखो पहले कितनी पोटेंशियल थी, पहले पोटेंशियल हुआ करती थी इनिशियल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट C इनिशियल इज KQ बाय R।
अब कितनी हो गई है, के क्यू बाई आर माइनस के अल्फा क्यू बाई आर। अगर मैं इसको इस के क्यू बाई आर को कंसीडर करते हुए सिर्फ इसको अगर मैं वी भी लिख देता हूं, तो अब कितनी पोटेंशियल हो जाएगी, पोटेंशियल हो जाएगी फाइनल के क्यू बाई आर माइनस अल्फा इंटू वी। सर वी क्या है, वी हमारा शुरू का पोटेंशियल था जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर। द पोटेंशियल इज वी नोट, इट इज नॉट वी, एक्चुअली इट इज वी नोट। तो पोटेंशियल अब कितना हो गया सी पर, के क्यू बाई आर माइनस अल्फा इंटू वी नोट। जबकि यहाँ पे कितना बोला गया, कितना रिड्यूस हुआ, 2 अल्फा वी नोट। इसका मतलब इसने गलत बोला, इसका मतलब हमने सही निकाला। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही नहीं है। बेटा जेई एडवांस में यही तो मजा है ना, आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ढंग से। आई मेरी बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका आंसर ये हो गया। हालांकि अब इसमें तुम बोलोगे सर इसमें तो 1 करेक्ट वाला ही है, इसमें आप क्यों चेक कर रहे हो सारे, तो हाँ मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको क्या करा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे जेई का एग्जाम नहीं दे के दिखा रहा कि जेई का एग्जाम मैं ऐसे दूंगा। अगर जेई का एग्जाम दूंगा मैं, तो अगर मेरा पहला वाला हो गया और सिंगल करेक्ट है तो इसका मतलब पहला वाला सही है, ऑप्शन 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये सवाल मल्टी करेक्ट में आ गया तो तुम्हें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसका एक एक ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर चुके हैं, 2 ऑप्शन चेक कर चुके हैं हम लोग, पहला वाला भी चेक कर लिया, सेकंड वाला भी चेक कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट ऑप्शन नंबर 3। उसके लिए फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना जल्दी कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, आ गया मैं। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या 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 मिटाऊँ यार, इसको उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, नहीं इसको रहने दो, इसको उड़ा देते हैं, बस बाकी रहने दो। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नोट बाय 2r। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट located on a line passing through the hole and shell's center on a distance 2r from the center of the spherical shell will be reduced by alpha v naught by r. So let's check the option number 3 and option number 4. ऑप्शन नंबर 3 के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर, सेंटर बोला गया, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितनी थी, तो सेंटर पे इतनी पहले कितनी थी, अगर मैं पहले लिखना चाहूंगा तो पहले हो जाएगी 0, पहले इनिशियल, अरे पोटेंशियल लिख दिया, सॉरी यार, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पहले सेंटर पे कितनी होगी, 0। अब इसके आने की वजह से माइनस dq चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पूरा एक स्फीयर है भाई, अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपना रहा हूं तो पूरा एक स्फीयर तो एज इट इज है, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया, माइनस dq। तो माइनस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर फाइनल ड्यू टू माइनस dq विल बी इक्वल टू k इंटू अल्फा क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है, r स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनली आई है। आई मेरी बात समझो बेटा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अल्फा के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना, तो के क्यू बाई आर को लिख सकता हूँ मैं वी नोट बाई आर। सो ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इतना चेंज करी है यहाँ पे, जबकि ऑप्शन में बोला क्या गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नोट बाय 2r। बट अल्फा वी नोट बाय 2r नहीं, यहाँ पे अल्फा वी नोट बाई r से चेंज हो रही है। पहली बात तो यहाँ रिड्यूस बता रहा है, मतलब ऑप्शन में रिड्यूस बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रही है, एक्चुअल में इंक्रीज हुई है। क्यों, अबे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हुआ है ना पॉइंट सेंटर पे यार। अब तुमको सही तो नेगेटिव है, अबे नेगेटिव डायरेक्शन से है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रही है, बट डायरेक्शन तो आएगा, डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। आई मेरी बात समझ में, पर बड़ा तो है ना, मैग्नीट्यूड तो बड़ा है उसका, इसका मतलब इंक्रीज होएगी। तो पहली बात तो रिड्यूस भी गलत है, वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 वैसे भी सही नहीं था। अगर ये मल्टी करेक्ट होता तो भी हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होता। समझ में आ रहा है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है, समझाना है कैसे हो रहा है एक एक चीज। गेटिंग माय पॉइंट। इसके लिए बेसिक से एक एक चीज समझ में आनी चाहिए हम लोगों को। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, आखिरी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, जो पूछा गया है उसमें क्या बोला जा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे इसको उड़ाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ये करके हमने इसको साफ कर दिया। हाँ,
एक्चुअली ऐसा क्यों किया मैंने, उसके लिए है कि यहाँ पे मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा. लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड इट इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस एंड बेसिकली इट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 2r, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सेंटर. तो सेंटर से हमें पॉइंट ए पर क्या निकालना है, हम लोगों को ए पर निकालना है अब इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट ए पर थी पहले, किसके पहले, लॉकडाउन के पहले, अरे मतलब इन माइनस डी क्यू चार्ज डालने से पहले कितनी थी, मतलब होल करने से पहले, सॉरी, पहले कितनी थी, के क्यू बाय 2r का होल स्क्वायर, है ना. इसने क्या बोला है, द located on line passing through the hole and shell center on a distance 2r from the center of the spherical shell is reduced by alpha v naught by 2r. तो चलो चेक करते हैं, बाद में हो जाएगी, बाद में कितनी हो जाएगी, अगर मैं पूरे को एक स्फीयर मान लूं, फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पूरे स्फीयर की वजह से मैं यहां देखता हूं बेटा, यहां पे देखिएगा ध्यान से आप लोग, इस जगह पे देखिएगा, है ना. एक और चीज, एक मिनट, इसको यहां देखिएगा इस जगह पे, अगर मैं यहां पे ए पॉइंट पर देखूं तो इस डी, अब यहां पे दो चार्ज है हमारे पास, वी हैव टू चार्जेस हियर, वन इज डी क्यू पॉजिटिव एंड माइनस डी क्यू नेगेटिव, गेटिंग माय पॉइंट. सो अब डी क्यू और रिमेनिंग स्फीयर मिला के तो पूरा एक स्फीयर हो गया यार. तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी और कितनी आएगी, के क्यू बाय 2r का होल स्क्वायर. लेकिन 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 जो माइनस डी क्यू है उसकी वजह से इधर आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव में है, और वैल्यू आएगी के इंटू अल्फा क्यू बाय आर स्क्वायर. सो मुझे सिर्फ ये लिखना पड़ेगा कितना, के क्यू बाय 2r का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, के इंटू अल्फा क्यू बाय आर स्क्वायर. सो बड़ा अजीब बोर्ड है यार, चलो ठीक है. ठीक है, तो बेसिकली कितना आ रहा है, के क्यू आर स्क्वायर अल्फा, इतने से रिड्यूस हुआ. अगर मैं इसको v में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें इसको क्या लिख सकता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पे देख लेना, मैं फाइनल लिख रहा हूं यहाँ पे, के क्यू बाय 2r स्क्वायर माइनस, इसको लिख देता हूँ के क्यू बाय आर, को लिख दूँ मैं वी नोट, तो ये हो जाएगा अल्फा वी नोट बाय आर. आई थिंक यही है, एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नोट बाय आर, बट what they are saying in the option is alpha v naught by 2r. so again option number 4 is incorrect. हालांकि हमें शुरू से पता था कि ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 इनकरेक्ट ही होंगे, लेकिन हमने इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, समझने के लिए, पूरे सवाल को एक एक चीज को ऑपरेशन करके देख लिया हमने, एक एक चीज का. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट. सो प्लीज को नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं सबसे पहला PYQ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे सिर्फ इसलिए लाया हूं क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पॉइंट पार्ट है ये जेईई एडवांस के लिए, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग, और इजी भी है. मतलब मुझे पर्सनली तो इजी लगता है, बट ठीक है, वैसे ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर जेईई एडवांस में जो आता है. ठीक है, हालांकि जेईई एडवांस में बाकी एग्जाम के अकॉर्डिंग तो बहुत टफ आता है, बट फिर भी अच्छा है, अच्छा पार्ट है. सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैं बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर ऑल्टरनेटिंग करंट तक पूरा पार्ट जिसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, ओहो, है ना, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मत कर देना इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल रहा हूँ मैं. तो AC तक आएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर. उसके बाद हमारे लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स, जिसका भी आपको PYQ कल तक मिल जाएगा. ओके, और उसके बाद हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट है एडवांस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स. ये तीन तो मेरे को तो मतलब फेवरेट लगते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये तीन के बिना तो मतलब एडवांस होना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है. फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. सो प्लीज़ बेटा इसको पूरे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से, है ना, इसको पूरे नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. फास्ट नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर ए स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी ρr. अब तुम कहोगे सर इसके अंदर तो ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ गया, अभी तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर रहे थे. हाँ, इसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है.
विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस, अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं और क्वेश्चंस के फ्रेम में बात करते हैं तो बहुत सारी सिमिलरिटीज आती हैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस में, इसीलिए मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन को। सो कंसिडर ए स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी रो आर इन ए फ्री स्पेस। मैं आपके सामने एक सवाल पढ़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि जेईई एडवांस के लिए है ना, या फिजिक्स के लिए आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ के बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी किस तरह से सॉल्व करना है। मतलब ऑब्वियस बात है सर, अब तो तुम कहोगे सर बिना क्वेश्चन पढ़े तो ना क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चंस में बहुत छोटी छोटी सी बातें छुपी हुई होती है, इसको समझना पड़ता है हम लोगों को। आई मेरी बात समझ में बेटा? इसीलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बता रहा हूँ। कंसिडर ए स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी रो आर, मतलब हमें गैसियस क्लाउड का मास डेंसिटी गिवन है इन ए फ्री स्पेस वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सो बेसिकली हमें समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे एक गैसियस क्लाउड कंसिडर करके चलता हूँ और मैं यहाँ पे एक इसका डेंसिटी अगर लिखना चाहूँगा तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी इस आर पे डिपेंड करती है, और डेंसिटी है कितनी, रो आर। आगे क्या लिखा हुआ है, द गैसियस क्लाउड इज मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट देयर कॉमन सेंटर विद द सेम काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के। यहाँ मजे की बात है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अब सारे पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जिसका मास स्मॉल m होगा। ये स्मॉल m जो है, ये स्मॉल m इस गैसियस क्लाउड के अंदर रोटेट कर रहा है विद द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, कैपिटल के, मतलब इधर इसकी स्पीड होगी जो भी है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी, कैपिटल के। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो बेसिकली हमें क्या करना है, आगे क्या बोला गया है, कहाँ तक आ गए हम लोग, सेम काइनेटिक एनर्जी। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब फोर्स जो है बेसिकली वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। इफ रो आर इज द कांस्टेंट इन टाइम, द पार्टिकल नंबर डेंसिटी एन आर, हमें ये निकालना है। अब ये क्या होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर डेंसिटी। बच्चा देख के कंफ्यूज भी हो सकता था कि सर हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है नंबर डेंसिटी का, लेकिन हमने यहाँ पे इसको क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया कि व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, यू हैव टू फाइंड रो आर डिवाइडेड बाय मास m। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या गिवन है इसके अंदर, सिर्फ रो आर और m गिवन है, उसको भी डिवाइड कर दिया, उसके अलावा ऐसे कुछ खास गिवन भी नहीं है, पर अपने को निकालना पड़ेगा। यही तो खूबसूरती है सवाल की। G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस पे स्मॉल m था, तो बेटा इस पे फोर्स अगर मैं लगाऊंगा तो कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले 1 सेकेंड, इसको यार मैं यहां लिख लेता हूं। अब ठीक है, कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाई आर। मतलब जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड। यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि जो एम वी स्क्वायर बाई आर है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ जी कैपिटल एम स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, और इस एम वी स्क्वायर बाई आर को अगर मैं देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, सो ये जो रिमेनिंग आया 1/2 mv स्क्वायर, दिस इज k, सो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2k बाई आर। समझ में आ रहा है? r से तो r उड़ा दीजिए, एक r से आप एक r उड़ा देंगे। सो बेसिकली ये हमारे पास में एक यहाँ पे बन के आया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे इसको। तो इसको आगे करने के लिए एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ इसको। 1 मिनट, पुराना वाला आ गया है, हाँ जी। सो स्टार्ट करते हैं बेटा, इसमें अब इसको नए पेज पे हम लोग कर लेते हैं। तो अभी मैं बेसिकली यहाँ पे क्या क्या लिख चुका था, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर, दिस इज इक्वल टू 2k। सो फटाफट से अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल M इक्वल टू लिख देंगे। इसको एक काम कीजिए, 2k
इंटू स्मॉल आर, 2k इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाय g स्मॉल m कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार। तो डिफरेंशिएट करने से व्हाट यू विल गेट इज dm, दिस शुड बी इक्वल्स टू 2k बाय gm इंटू dr। अरे मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, dm इज इक्वल 2k अपॉन gm इंटू dr। सो व्हाट इज dm? dm क्या होगा भाई? dm होगा, अगर मैं यहाँ पे r डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कंसीडर करके चल सकता हूँ कि एट r डिस्टेंस, है ना, मैं ऐसा लेके चलूँगा, ऐसा छोटा सा कितना इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, दिस मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी। अभी यही तो dm होगा यार, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 2k बाय gm इंटू डी आर। तो dr से dr आप यहाँ पे उड़ा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी कितना आ रहा है देखो, ध्यान से देखो। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा खतरनाक सा हो रहा है, पर खतरनाक कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर। सो यहाँ से आपको क्या करना है, डेंसिटी निकालनी है, एंड आई थिंक काफ़ी इजी सवाल है ये। सो डेंसिटी कितनी आ जाएगी हमारी, k बाई जी स्मॉल m इस 2 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले जाइए, तो 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। बट आंसर तो हमसे नंबर डेंसिटी पूछी गई थी, इसका मतलब आंसर में हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा जा रहा था कि रो बाई एम कितना है। तो उसके लिए आप m को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा m स्क्वायर। सो आई थिंक दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो फटाफट से ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में बोला गया है, ऑप्शन नंबर 4 इज मैचिंग, k बाय 2 पाई आर स्क्वायर m स्क्वायर इंटू जी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सवाल नंबर 2 हो गया, शानदार सवाल हो गया, जबरदस्त ग्रेविटेशन का सवाल हो गया। इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से फटाफट से। ए कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप y बराबर एक्स स्क्वायर इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू v नॉट आई कैप इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स टू, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म में बड़ी अजीब सी है। b बराबर b नॉट 1 प्लस वाई बाई एल टू द पावर बीटा k कैप। तो k कैप डायरेक्शन में दे रखी है, शोन इन द फिगर, इफ v नॉट b नॉट l एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स and delta phi is the potential difference developed between the ends of the wire, then the correct statements is are। so basically बोला क्या गया है, वेलोसिटी इस तरफ है बेटा v नोट, आई मेरी बात समझ में। मैग्नेटिक फील्ड आउटर की तरफ है, इसको इस तरह से इसलिए पॉइंट से डिनोट किया गया है। देखो वायर ऐसे है, ऐसे जा रहा है वायर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर की तरफ है। गेटिंग माय पॉइंट। सो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, डेल्टा फाई जो है वही हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बेसिकली, और उसी की वैल्यू निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें तो जगह मुझे कहीं दिख नहीं रही, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कुछ ऐसा गिवन है हम लोगों को डायग्राम में, मैं डायग्राम यहाँ पे दोबारा से बना लेता हूँ। कुछ इस तरह का गिवन है, ऐसा ऐसे ऐसे करके हमको दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे y पे जाके एक dy का एलिमेंट ले लेंगे। ओके, सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे देख के। सो कितना हमको दे रखा है, जो b है वो गिवन है, b बराबर b नोट 1 प्लस y बाई कैपिटल L टू दी पावर बीटा होल ब्रैकेट। सो आई थिंक सब कुछ करेक्ट है यहाँ पे, हम लोगों सब कुछ सही लिख लिया। v इज इक्वल टू v नोट आई कैप। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। हमने क्या करा, y पे जाके dy का हमने एलिमेंट ले लिया है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस छोटे से एलिमेंट के लिए मुझे पोटेंशियल लिखना है dv, वेरी स्मॉल पोटेंशियल फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट। गेटिंग माई पॉइंट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, मैं यहाँ पे करूँगा b इस पर्टिकुलर y पे जाके मैंने dy का एलिमेंट लिया है, तो मैं क्या करूँगा b इंटू वी इंटू dy। याद है हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स प्रोडक्ट किया करते हैं, v क्रॉस b, l डॉट v क्रॉस b, ये हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं। याद आया कुछ है ना। तो ये हमारा स्केलर बॉक्स प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, तो L डॉट वी क्रॉस बी होता है। हालांकि यहाँ पे तीनों के तीनों जो है वो
एक दूसरे से अलग अलग एंगल पर है, एक इस प्लेन में है, एक बाहर के, एक इस तरफ जा रहा है इस प्लेन में, एक बाहर की तरफ आ रहा है, तो तीनों का 90 डिग्री एंगल पर है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे बी वी एल। सो एल क्या है, डी वाई, बी क्या है, चलो पुट करके देखते हैं बी की वैल्यू। सबसे पहले v की वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज v नोट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, इट इज b नोट 1 प्लस y बाय एल टू द पावर बीटा इनटू dy। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको हमको इंटीग्रेट करना है, एंड बड़ा ही खतरनाक सा इंटीग्रेशन ये दिखाई दे रहा है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोगों को बेसिकली अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें यहाँ पे v मिल जाएगा, तो v निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट इंटीग्रेट एंड पुट द वैल्यू लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल L, क्योंकि इसने कैपिटल L तक ही बोला है बिल्कुल, क्योंकि ये ऊपर कैपिटल L तक ही जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा, डेल्टा v बराबर v नोट इंटू बी नोट। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, आई मेरी बात समझ में, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डी वाई इंटू 1, तो 1 देखो ये, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, डी वाई प्लस वाई बाई एल टू दी पावर बीटा इंटू डी वाई, और दोनों का इंटीग्रेशन। ओके, 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक है। आई थिंक कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो अब मुझे क्या करना, इसको एक काम करो बेटा, इसको ब्रैकेट में पैक कर दो। सो ये कितना आ रहा है, v नोट b नोट और dy का इंटीग्रेशन इज l। ओके, इधर कितना हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा y बाई एल टू दी पावर बीटा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं एक काम करो, इसको ऐसे लिख दीजिए, एल टू दी पावर बीटा को तो एज इट इज रहने दीजिए ब्रैकेट नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो तो एज इट इज रहेगा, पर y टू दी पावर बीटा, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ y टू दी पावर बीटा। अगर इंटीग्रेशन y स्क्वायर का हो तो हम क्या करेंगे, y क्यूब बाय 3 कर देंगे इंटू, और कुछ नहीं सॉरी, y क्यूब बाय 3 कर देंगे। यहाँ y की पावर बीटा है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए, हम y की पावर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा कर देंगे। अभी यही तो करते थे हम वहाँ पे, y की पावर 3/3, तो यहाँ पे y की पावर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, बीटा प्लस 1 करना पड़ेगा ना यार, बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा प्लस 1, एल की पावर बीटा रहेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर तुम वैल्यू पुट करते हो तो मैं सबसे पहले यार जगह बनाना पड़ेगा मेरे को, हाँ ओके। सो यहाँ पे अब हमें स्पेस मिल गई है, अभी हम लोग यहाँ पे इसको आगे सोल्व करने वाले हैं। सो लिमिट डालिए 0 से लेके एल तक की, यहाँ तो हमने पहले लिमिट डाल चुके हैं, यहाँ पे लिमिट डाल के देखते हैं कितना आएगा, यह आएगा v नोट b नोट, देखा बेटा कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, l प्लस लिमिट डालो, l जब डालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा l की पावर बीटा प्लस 1, तो ये बन जाएगा l की पावर बीटा इंटू एल डिवाइडेड बाय l की पावर बीटा प्लस 1, ये इससे उड़ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर अपना l आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस बीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कैसे हो गया, इसको हमने सोल्व करा आगे, इसको सोल्व करने पे ये कितना आएगा, ये आएगा v नोट b नोट l 1 प्लस बीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस बीटा। सो बेटा इसको यहीं तक रखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या बोला गया है, पहला ऑप्शन, इफ बीटा इज इक्वल टू 2, अगर बीटा की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3, तो ये बन जाएगा 4/3 v नोट b नोट इंटू एल। सो देखिए ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है, 4/3 v नोट b नोट इंटू एल, बीटा की वैल्यू 2 डालने पर। आई मेरी बात समझ में? सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैच कर रहा है। सेकंड चेक करते हैं, इफ डेल्टा फाई रिमेन्स सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय y इक्वल टू x। अरे इसका क्या फर्क पड़ा यार, जो आपको y बराबर x स्क्वायर गिवन था उसको हमने यूज ही कहाँ किया है, कहीं यूज नहीं हुआ। वो चाहे ऐसे होता, वो चाहे ऐसे था, ऐसे होता, या यूं यूं करके जाता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ रहा है, सिर्फ बाकी चीज़ों से पड़ रहा है, b से, v से,
वाई एक्सिस में कितना चेंज कर रहा है, 0 to L चेंज कर रहा है, सिर्फ उस बात में निर्भर कर रहा है। तो अगर ये y की जगह y बराबर एक्स स्क्वायर की जगह अगर ये y बराबर एक्स भी होता तो भी हमारे पास में जो वैल्यू आती, जो आंसर आता वो सेम आता। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़िया सवाल है, धमाकेदार सवाल है। इसमें और देख लेता हूँ, एक मिनट रुक जा। मैं ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि अगर मैं बीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो चलो 0 पुट कीजिए। 0 पुट करते ही ये 2/1 हो जाएगा, सो इट इज नॉट मैचिंग विद द आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, क्योंकि ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी मैं बोलना भूल गया, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका 1, 2 एंड 4 चारों ऑप्शन सही थे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है जल्दी कर लीजिए फटाफट से। ये ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? फटाफट से कर लीजिए इसको नोट डाउन। हाँ भाई, तो फटाफट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस हेल्ड फिक्स्ड एट द ओरिजिन O, ओरिजिन पे रखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E नोट। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लो। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आती है, तो कोई बात नहीं, पहले मैं इसको लिख के रख लेता हूँ एटलीस्ट। ये डाइपोल जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ये आपको शो नहीं हो रहा है बट ये होगा इधर ही, क्योंकि जब 45 डिग्री पे पी नोट होगा तो उसका एक कंपोनेंट पी नोट बाई रूट टू एक्स एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट पी नोट बाई रूट टू वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, जो हमको यहाँ पे गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे क्या बोला गया? द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन एज शोन द फिगर। ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट है। चलो ठीक है, गिवन है, आप क्या कर सकते हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इसने ऐसा बोला कि भाई द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल विल बी सेम, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए इज EA, तो हमको कुल मिला के क्या निकालना है? हमें निकालना है ए पर कितना मैग्नीट्यूड होगा, बी पर क्या मैग्नीट्यूड होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे क्या मैग्नीट्यूड होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस सवाल में हमने एक चीज समझी कि यार इस सवाल में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है और उसकी वैल्यू E नोट है। हाँ दे तो रखी यार, और कांस्टेंट दे रखी है। इसका मतलब, और एक और चीज यहाँ पे सेकंड लाइन में गिवन है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है इट मींस क्या होगा? अगर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, इट मींस क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट परपेंडिकुलर टू द सर्कल। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा सबसे पहले तो तुम क्या करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकाल लो, डाइपोल की वजह से। तो कितनी आएगी? वो आएगी साहब इस पॉइंट पे आएगी 2 kp/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है। अभी मुझे किसकी वजह से निकालनी है? मुझे एक्सटर्नल में निकालनी है। एक्सटर्नल तो मुझे पता ही नहीं कहाँ पर होगी, चलो कोई बात नहीं। अब बी पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल किधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? kp/r³। लेकिन मुझे एक्सटर्नल नहीं पता, मुझे एक्सटर्नल के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर एक्सटर्नल को समझूंगा कि एक्सटर्नल किधर होगी, मुझे कुछ गिवन नहीं है। तो उसको समझने के लिए मैं ना दोबारा उस क्वेश्चन को जब पढ़ा तो क्या समझ में आया? द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। सही बात है, लेकिन सिर्फ पीछे भी तो हो सकती है। मैंने कहा हो सकती है, लेकिन अगर तूने पीछे कर दी तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होनी चाहिए, ये मस्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सर्कल आ गई तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया? पोटेंशियल इज कांस्टेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सर्कल। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए E नोट विल बी इक्वल टू kp/r³ हो जाएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट इज r³ विल बी इक्वल टू kp/E नोट, एंड इसकी पावर हो जाएगी 1/3। दिस इज द आंसर।
इसका मतलब आर की वैल्यू पी नोट बाय के पी नोट बाय ई नोट की पावर 1/3। अब सर यहाँ तो के है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एक ही तो बात है यार, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या पूछ रहे हो ये, है ना। अगला सवाल, सॉरी अगला ऑप्शन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज 0, सही बात है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज, ए पर कितनी आ रही है, ई नोट प्लस 2 kp बाई आर क्यूब। अब बता kp बाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, ई नोट है, इसका मतलब यहाँ पे 2 kp बाई आर क्यूब लिखा हुआ है, तो ये कितना हो गया 2 ई नोट। सो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, एक मिनट, हाँ ये 2e है, ये e है, तो ये हो जाएगा 3e नोट। लेकिन यहाँ पे कितना बोला गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी 2 पॉइंट विल बी सेम, नहीं हटाओ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज, तो ए पॉइंट पे ये गिवन है जबकि ये नहीं है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3e नोट होता तो सही होता, लो इसका मतलब ये गलत है, लेकिन 4 ऑप्शन सही है क्योंकि बी पर 0 है। ओके स्टूडेंट, सो ये बढ़िया सवाल था जेईई एडवांस का ही। सो अगेन ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन था, इसलिए मैंने दोनों तीनों चारों चेक करके देखे हैं। यहाँ पे आपको हर बार अगर मल्टी करेक्ट है तो चारों चेक करने पड़ेंगे, अगर सिंगल करेक्ट है तो जैसे आपका एक ऑप्शन सही होता है, इसका मतलब आपने सही कर दिया। हो सकता है कि पहला वाला सही नहीं बैठे यार। जेईई एडवांस से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि वो लोग ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, सवाल दे दिया, कंडीशन दे दी, तो कंडीशन नहीं दी, एक इनिशियल कंडीशन दे दी, उसके बाद सारी कंडीशंस, एक्सटेंडेड कंडीशंस ऑप्शंस में दे रखी है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा है, अगर ऐसा होता तो ऐसा है। तुमको चेक करना है, उसके बाद तुम्हें सॉल्व कर करके निकालते रहना है चारों ऑप्शंस को। सो इट मीन्स क्वेश्चंस लेंथी होते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअली आप चलोगे तो आपको ईजिली समझ पाओगे। बुद्धि आपको खुद लगानी पड़ेगी, या आपको बुद्धि यहाँ पे कोई और नहीं देगा, या आपको खुद ही लगानी है कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और बुद्धि लगा के आंसर आप निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नए लेक्चर में, मतलब नए सेशन के अंदर। PYQ हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं, बढ़िया चीज़ें सीखेंगे, जो एडवांस के लिए शानदार तैयारी हो जाएगी हमारी। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।